चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग आर्टिकल 43 कर लिए थे, आर्टिकल 44 को बताना था, लाइन चली गई थी, उसके लिए खेद है, समझ में आई बात, सॉरी। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल 44 को देखेंगे, तो आइए बना रहिएगा, ठीक है। चलिए बार बार बोले हैं कि समस्याओं का आना हमारे लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ होता है, और उस समस्याओं की खोपड़ी में छेद करके बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ होती है। तो आए हैं सीखने, तो सीख करके जाइएगा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, अगला अनुच्छेद नंबर 44, यह बताना था तो लाइन चली गई थी, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 44 में क्या है, तो अनुच्छेद 44 में आपको कहा गया है समान सिविल संहिता की बात कही गई है, समझ में आई बात। तो समान सिविल संहिता की कहने का अर्थ है, लिख लो, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब होता है क्या, कॉमन सिविल कोड, लिख लो इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड। अब सुनो यह है क्या, समान सिविल संहिता कहने का मतलब है कि इसमें यह बताया गया है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, मुस्लिम हो, सब के लिए एक प्रावधान किया गया है शादी विवाह के लिए। हाँ, रीति रिवाजें जो है ना वह अलग हो सकती है, लेकिन प्रावधान जो है ना एक ही किया गया है, या तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब के लिए एक कहा गया है, उसका रीति अलग हो सकती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि कोई भी धर्म हो, उसका शादी विवाह की तरीका कानून सब एक है, लेकिन रीति रिवाज जो है वह अलग हो सकते हैं। इसके तहत लिखो, इसके तहत हिंदू, उसके बाद में हिंदू लिख लीजिए, कौमा मुस्लिम, अन्य भी हो सकता है, इसके तहत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके तहत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए, ईसाई सभी के लिए विवाह कानून एक है, लेकिन रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, समझ में आई बात। बोलो, सबका कानून जो है ना शादी करने के लिए एक है, लेकिन रीति रिवाज जो है वह अलग हो सकता है। हिंदू धर्म में शादी करने का अलग रीति है, मुस्लिम धर्म में अलग रीति है, ठीक है। चलिए, इसमें और क्या लिखा गया है, तो इसमें यह लिखा गया है कि सॉरी, एक पुरुष एक महिला से शादी कर सकते हैं और एक महिला एक पुरुष से शादी कर सकते हैं। अब देखो, अब मान के चलो कि किसी महिला को मन किया कि ना हम अपने पति को छोड़ करके दूसरे से शादी कर लेंगे, तो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसको पूर्णतः उसको तलाक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तलाक नहीं दे रहे हैं, तब तक आप जो है शादी नहीं कर सकते, चाहे पुरुष हो और चाहे आपका फीमेल महिला हो, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, एक पुरुष एक महिला से विवाह करने की बात कही गई है, समझ में आई बात, कही गई है। अब नोट में लिख लो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक महिला एक पुरुष, जो भी लिखना है, एक महिला एक पुरुष से विवाह करने की बात कही गई है, हमने एक पुरुष एक महिला से विवाह करने की बात कही है। तो कभी कभी होता है ना कि आप देखिएगा तो समाज में जो है ना, पुरुष जो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को रहते हुए दूसरे पत्नी को क्या करते हैं, ला देते हैं, तो यह कानून का उल्लंघन है। जब यदि पत्नी उसको क्या कर देगी, कोर्ट जा करके बता देगी यह बात को, तो क्या हो जाएंगे, पति जी उसके गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। चलिए, अब सुनो, हाँ, स्वेच्छा अनुसार यदि पत्नी कहती है, ठीक है, कि इसको हमको दिक्कत नहीं है रहने से, तब रख सकते हो, लेकिन फिर भी कानून का दिक्कत है जी, ठीक है। चलो, कानून की गलतियां हो जाएगी ना यहाँ पे, तो इसीलिए नम्र निवेदन है कि पत्नी को रहते हुए दूसरे कोई पति जो है अपनी दूसरी पत्नी को न लाए, ठीक है। चलिए, एक पुरुष एक महिला से विवाह करने की बात कही गई है। अगला नोट में लिख लो, समान सिविल संहिता। सिविल संहिता का मतलब क्या होता है, सिविल संहिता, ठीक है, सिविल संहिता का मतलब होता है कि जो शादी विवाह के लिए लगाई जाती है। तो लिख लीजिए, शादी विवाह के लिए जो दंड दिया जाता है, शादी विवाह के लिए लगाया जाता है। अब जैसे मान के चलो कि कोई पुरुष है और अपनी बीवी को रहते हुए दूसरी के बीवी को अपना बीवी बना लिया, तो यह वाला लग जाएगा जी, सिविल संहिता लग जाएगी, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं लेना है, लगेगी, लेकिन सिविल संहिता का मतलब यह होता है, लिखते चलिएगा। उसके बाद में आचार संहिता,
आचार संहिता, आचार संहिता चुनाव के लिए लगता है जी, चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाती है। जैसे अभी क्या हो गया है, देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसका अर्थ क्या होता है, तो सुनो, आचार संहिता का मतलब एक बात समझ लीजिए। आचार संहिता का मतलब होता है कि इसमें अब कोई नई वैकेंसी जो है ना सरकार लागू नहीं करेगी, या राज्य सरकार हो या आपका केंद्र सरकार हो, ठीक है, इसमें नई वैकेंसी नहीं आएगी। हाँ, जो वैकेंसी आचार संहिता से पहले आ गई है उसकी परीक्षा हो सकती है, ठीक है। जिस भाई को लगता है ना कि आचार संहिता में परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा हो सकती है लेकिन नई वैकेंसी अब नहीं आएगी जब तक कि आचार संहिता लागू है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें नई वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब होता है खाली जगह, इसमें नई वैकेंसी नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है, या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार, कोई नहीं निकाल सकती है। इसमें नई वैकेंसी नहीं आ सकती है, जबकि परीक्षा हो सकता है, जबकि परीक्षा हो सकता है। जो वैकेंसी आई हुई है, अब सोचेगा सरकार कि ना परीक्षा ले लेते हैं, तो परीक्षा उसकी लिया जाएगा लेकिन नई वैकेंसी नहीं आएगी। अगला लिख लीजिए तीसरा, दंड संहिता। दंड संहिता, दंड संहिता क्या होता है, तो दंड संहिता कहने का मतलब है कि कोई जुल्म वगैरह कर दिए तब जाकर के उसके ऊपर आप, उसके बाद आपके ऊपर क्या लगेगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी उसी को कहा जाता है दंड संहिता। तो लिख लीजिए, अपराध कर देने पर, अपराध करने के बाद, अपराध करने के बाद जो लगती है उसी को कहा जाता है दंड संहिता। अर्थात आप दंड के क्या है, भागी है। सिविल संहिता शादी विवाह के लिए लगाया जाता है, आचार संहिता चुनाव के लिए, और उसके बाद में दंड संहिता अपराध करने के बाद जो लगाया जाता है दंड देने के लिए, उसी को दंड संहिता बोलते हैं। समझ में आई बात। 44 के बाद आर्टिकल नंबर हेडिंग लगाइए 45, ठीक है। चलो मिटा दे इसे। अनुच्छेद नंबर 45, 45 में क्या कहा गया है, बात शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब सुनो, शिक्षा का अधिकार, सॉरी, शिक्षा का अधिकार क्या कहा गया है से बताता हूं। आज भाग संख्या 4 को समाप्त कर देंगे, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। कल की क्लास में संघ सरकार के बारे में बताएंगे, वह बड़ा सा टॉपिक है इसीलिए। तो अनुच्छेद नंबर 45 लिख लीजिए, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या कहा गया है, तो इस अनुच्छेद में कहा गया है, देखो कोई कोई सर जी जो है ना खाली यह लिखा करके बात को छोड़ देते हैं, इसके अंदर की बात को बताना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो इसलिए ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछे बस बन जाना चाहिए, पूरा पॉलिटी बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। छोड़ो, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या होता है, तो शिक्षा का अधिकार इसमें कहा गया है कि जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं, व्यक्ति थोड़ी हो जाएंगे, जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं ना, उसको क्या किया गया है, उसको जो है ना सरकार बीसीजी टीका लगाने की बात कही गई है। अर्थात सीधा सीधी बात बोले ना तो स्वास्थ्य के देख रेख करने की बात कही गई है। तो लिख लीजिए, इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ऐसे लिखो, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल की बात कही गई है। स्वास्थ्य देखभाल, 6 वर्ष के आयु के बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल की बात कही गई है, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बीसीजी टीकाकरण, बेसिलस कालमैटर ग्यूरिन होता है जी, टीबी से बचाव के लिए बेसिलस कालमैटर ग्यूरिन को दिया जाता है टीका। बायोलॉजी में हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी का भी क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पॉलिटी देख लीजिए, उधर से साइंस का लेक्चर जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपका जीके जीएस का क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं तो यहाँ पॉलिटी देखिएगा और आप साइंस नहीं देखिएगा तो साइंस में फंस जाइएगा, ठीक है। तो बीसीजी बेसिलस कालमैटर ग्यूरिन होता है, बीसीजी टीकाकरण। पोलियो पिलाना देखोगे ना तो बचपन को क्या करता है, सब महिलाएं जनरली जो आंगनबाड़ी की महिला होती है ना, वह ले लेती है पोलियो ड्रॉप और बच्चा को कहती है कि बताओ तुम्हारा एज कितना है, तो बताएगा बच्चा कि 5 साल है, उसकी गार्जियन बताती है, जनरली मम्मी उसकी बताती है, और लेकर के 2 बूंद जिंदगी की। समझ में आ रही है बात। एक बार जो पोलियो पिलाने वाली आई थी ना, तो गलती से हम सब कहे ना कि हमको भी पिलाएगी, ठीक है, तो बाद में पता चला कि नहीं, 5 साल तक के बच्चे को ही पिलाया जाता है, ठीक है। बेसिलस कालमैटर ग्यूरिन, पोलियो पिलाना,
पोलियो पिलाना, बड़ा भी आदमी पिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पोलियो पिलाना ईटीसी, कोई दिक्कत। चलिए, तो बीसीजी टीकाकरण, पोलियो पिलाना, ईटीसी हो सकता है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया, इसके बाद 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल की बात कही गई है, और 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था कही गई है। तो लिख लीजिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। बात हमारी समझ में आई कि ऊपर से चली गई। हमने बोला कि 0 से 6 साल से नीचा की बच्चा है तो उसको स्वास्थ्य देखभाल की बात कहा गया है, और 6 से 14 साल के यदि बच्चा है तो उसको शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है। शिक्षा उपलब्ध कराना परम कर्तव्य होगा सरकार का 6 से 14 साल के बच्चे को। ठीक है, तो 45 आर्टिकल समझ में आई। आर्टिकल नंबर 46 लिख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 46। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 46 में SC ST और OBC के आरक्षण की बात कही गई है। विशेष आरक्षण, विशेष प्रावधान की बात कहा गया है जनरली, तो लिख लीजिए SC ST OBC के विशेष प्रावधान की बात। तो लिख लो, SC ST OBC के विशेष प्रावधान की बात कही गई है। समझ में आई बात, SC ST OBC के विशेष प्रावधान की बात कही गई है, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद में 46 के बाद 47, आर्टिकल नंबर 47, यह सब याद रखिएगा जी, ऑप्शन में दे देता है और कह देता है कि निम्न में से SC ST OBC के विशेष प्रावधान की बात किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है। 4 गो अनुच्छेद दे देगा, तो अनुच्छेद 46 के तहत जो है ना SC ST OBC के विशेष प्रावधान की बात कही गई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट होता है। समझ में आई। चलिए, ऐसे तो हम पढ़ाएंगे ही, समझ में आई, ऐसे तो हम पढ़ाएंगे, एकदम तय है कि पढ़ाएंगे। भाग संख्या 16 में SC OBC की जो है ना बातें हैं 330 से लेकर के 338A 338B, यह सब बात हम बताएंगे। अभी पहले वहां आने दीजिए, लाइन बाय लाइन समझिए। अब 338 ही है जी, अभी तो आर्टिकल नंबर 45 46 बताए, 47 पर अब गए। ठीक है, तो 47 आर्टिकल हेडिंग लगाइए, आर्टिकल नंबर 47 लगा लिए। चलिए, हम भी लगा देता हूं। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों पर रोक लगाने की बात कही गई है, पोषण युक्त भोजन की बात कही गई है। ठीक है, तो लिख लीजिए, पोषण युक्त भोजन कौमा मादक पदार्थ, मादक का मतलब क्या होता है, नशीली पदार्थ। पोषण युक्त भोजन कौमा मादक पदार्थ पर रोक लगाई गई है, मादक पदार्थ पर रोक, पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। अब ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि सरकार क्या करती है, राशन कार्ड के थ्रू जो है 5 किलो अनाज देती है, यह तो बात हम कई बार बोल चुके हैं। यह क्या करती है सरकार, 5 किलो राशन देती है। आर्टिकल 41 के तहत कुछ दशा में सरकारी सहायता की बात हमने जस्ट बताया आर्टिकल 41 में, और 40 में क्या था, पंचायत की चर्चा था, ग्राम पंचायत का चर्चा था। और 41 में क्या था, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता थी, जैसे राशन कार्ड। उसके बाद में अगला क्या था, तो साइकिल उपलब्ध कराना जो भी विकलांग होते हैं। उसके बाद में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, यह सब की बात कही गई 41 में। तो पोषण युक्त भोजन का भी बात कहा गया है। वैसा नहीं है कि मान के चलो ना कि सरकार यदि खाना दे रही है, चावल दे रही है 5 किलो अनाज, तो ऐसा नहीं कि ऐसा मत दे दीजिए कि खाने योग्य ही नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो आप क्या करिए, आप शिकायत दर्ज कीजिए, सरकार आपकी सुनेगी। समझ में आई। तो पोषण युक्त भोजन मादक पदार्थ पे क्या है, रोक लगाई गई है। ठीक है, लिख लो। इसके तहत नशीली पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते हैं, इसके तहत नहीं कर सकते। अब सुनो, किसी व्यक्ति का आदत होता है कि खैनी जो है ना वह ठोक लेता है और ठोक करके खाता है, और खाने के बाद देखोगे ना तो ऐसे निकाल करके और दरवाजा के कोना में फेंक देता है। समझ में आई। तो यह क्या किया गया है, रोक लगाया गया है। नशीली पदार्थ, नशीली दवा, यह सब पे रोक लगाई गई है आर्टिकल नंबर 47 के तहत। और अनुच्छेद नंबर 48 लिखो,
अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पे रोक लगाई गई है। आप जो है ना गौ हत्या नहीं कर सकते, पशु की हत्या नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए, गौ हत्या पे रोक, गौ हत्या पर रोक, गाय की हत्या नहीं की जा सकती है। पहला आर्टिकल नंबर 48, कोई दिक्कत? 48 का ए क्या कहता है? तो 48 का ए कहता है कि वन्य जीव का संरक्षण राज्य द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसी में क्या कहा गया है इसे सुनो। गौ हत्या पर रोक तो हो गई 48 का, इसके तहत लिखते चलो जो कहानी है। इसके तहत सरकार कृषि को बढ़ाने के लिए कृषि तथा पशुपालन सवाल पूछता है जी यह सब। कृषि तथा पशुपालन को बढ़ाने के लिए बिना इंटरेस्ट, बिना ब्याज लोन मतलब होता है कर्ज, बिना ब्याज लोन उपलब्ध कराएगी, जिससे जीविकापार्जन जो है ना क्या हो सके, बढ़ सके। जीविका करने वाले जो भी व्यक्ति है, यह सब काम करने वाले, उसकी संख्या क्या हो सके, बढ़ सके, बेरोजगारी दूर हो सके, यह बात को कहा गया है। समझ में आई? इसके तहत सरकार कृषि तथा पशुपालन को बढ़ाने के लिए बिना ब्याज लोन उपलब्ध कराएगी। यदि जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है तो जाएगा बैंक में, तो पहला बात कि बैंक जो है ना उसको लोन देगा ही नहीं, क्योंकि पूछेगा कि आप करते क्या है। और जो नहीं पढ़ा है ना तो उसको तो सीधा मैनेजर साहब समझा करके भगा देंगे। इसीलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। समझ में आई? शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। यह भीमराव अंबेडकर ने बात को बोला था। जो एक बार पढ़ लिया, अच्छा से पढ़ लिया, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना ज्यादा सीखेगा, उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, दहाड़ेगा, बहुत ज्यादा दहाड़ेगा। ठीक है, जो गलत है उसको गलत जरूर कहेगा जो शिक्षित है। इसके तहत सरकार कृषि तथा पशुपालन को बढ़ाने के लिए बिना ब्याज लोन उपलब्ध कराएगी। और अनुच्छेद नंबर 48 के क लिख लो। अनुच्छेद नंबर 48 के क में क्या कहा गया है? क बोले तो ए, जहां पर ए आ जाए तो समझ जाइएगा मेरे भाई कि संविधान का संशोधन करके क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान के संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो संविधान का कौन सा संशोधन किया गया है? 42वां संशोधन 1976 में करके इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो लिख लीजिए 48 का क, वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा राज्य सरकार द्वारा। समझ में आई बात? वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा राज्य सरकार द्वारा। यह कब किया गया? तो 42वां संशोधन, संविधान का 42वां संशोधन। ठीक है, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द 42। ठीक है, इस बात को क्या किया गया, जोड़ा गया 42वां संशोधन द्वारा। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था जी, लागू 1977 में होती है। 42वां संशोधन 1976 द्वारा यह बात को जोड़ी गई, या इस बात को जोड़ी गई, इस बात को जोड़ी गई। समझ में आई? जोड़ी गई, मिटा दें। चलिए, आर्टिकल नंबर 48 समझ में आई तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला 48 के बाद आर्टिकल नंबर 49 में क्या कहा गया है? यहाँ पर वन्य जीव तथा पर्यावरण की रक्षा राज्य सरकार द्वारा, और जो भी स्मारक है ना, राष्ट्रीय स्मारक, उसकी रक्षा कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। आर्टिकल नंबर 49 में तो लिख लो आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद 49 कहां से पूछेगा? हर एक आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं, सवाल कहां से पूछेगा पॉलिटी में, इसीलिए ध्यान से समझते चलिए। 49 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा केंद्र सरकार द्वारा। लिख लो, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा। एग्जाम्पल में लिख लो, लाल किला दिल्ली में है ना जी, लाल किला। उसके बाद में जामा मस्जिद मत लिखो, लाल किला, इंडिया गेट,
इंडिया गेट, इंडिया गेट, ताजमहल, ताजमहल, ईटीसी। यह सब की सुरक्षा कौन करेगा? तो यह सब की सुरक्षा केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल सरकार से करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है यह। तो लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल, यह सब की सुरक्षा कौन करेगा? तो यह सब की सुरक्षा जो है ना, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा केंद्र सरकार करेगी। और अनुच्छेद नंबर 50 लिखो, अनुच्छेद नंबर 50, 50-50 मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या हो गया? अलग। तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग किया गया है, लिख लो। कार्यपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका को पृथक किया गया है। पृथक मतलब अलग किया गया है, पृथक किया गया है, पृथक किया गया है। समझ में आई? कार्यपालिका को क्या किया गया है? न्यायपालिका से इसको अलग किया गया है। नोट में बात लिख लो, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका क्या होता है? तो सुनो, न्यायपालिका जो है ना, यह स्वतंत्र होती है, जबकि कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होता है। न्याय करने के लिए इसको कोई थोड़ी दबाव बनाएगा, आप जो है ना हमारे पक्ष में न्याय करिए, जज साहब ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है, जबकि कार्यपालिका नहीं होती है, जबकि कार्यपालिका, यह सब आगे कराना है जी, चिंता नहीं करना है। जबकि कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होती है, स्वतंत्र नहीं होती है। हम लिखते चल रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप भी कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और लिखते चलिएगा, क्योंकि कितना याद रखिएगा, पूरा पॉलिटी पढ़ाना। भी आर्टिकल 50 पर आए हैं, 395 आर्टिकल है, उसके बाद में अमेंडमेंट वगैरह है। समझ में आई? तो ध्यान से सुनते चलिए। 50 के बाद अनुच्छेद नंबर 51, अनुच्छेद नंबर 51 और भाग संख्या 4 खत्म, अब 4 का ए बताना है ना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय 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 शांति की बात कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात, शांति की बात। तो सुनो, इसके तहत क्या कहा गया है कि देश में अशांति फैलने पर, इसी के तहत भारत जो है ना यूएनओ का क्या है? सदस्य है। लिखो लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल छपने वाला परीक्षा में, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात छपने वाला सवाल। इसके तहत ही, इसके तहत ही, इसके तहत ही भारत, इसके तहत ही भारत यूएनओ का सदस्य है, यूएनओ का सदस्य है। यूएनओ क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करता है? बनाने का बात करता है, ठीक है। शांति को क्या करता है? नहीं होने की बात करता है, अर्थात शांति देश में बना रहे, यूएनओ का यह मेन मकसद होता है, ठीक है। तो इसके तहत ही भारत यूएनओ का सदस्य है। यूएनओ का कहाँ है मुख्यालय जी? बताइए। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप के पास। यह बताएंगे जब स्ट्रेटेजिक के बताएंगे ना, तो वहां पर बताएंगे अमेरिका में, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका जो है ना क्या है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, मैनहट्टन द्वीप के पास। एंटोनियो गुटेरस अभी बताएंगे, यह सब हेड जो है, ध्यान से समझते चलिए। इसके तहत ही भारत यूएनओ का क्या है? सदस्य है, ठीक है। लिख लो। और क्या लिखना है? तो एक बात इसमें और लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? तो इसमें यह लिख लीजिए कि अशांति फैलने पर, देश में अशांति होने पर भारत मीडिएटर रख सकता है। मीडिएटर मतलब बीच वाला, क्या हो सकता है? रख सकता है सुलझाने के लिए, ठीक है। अशांति फैलने पर, अशांति, यदि शांति नहीं हुआ, अशांति हो गया, ठीक है, अशांति। एक बच्चा कहा ना कि सर, एक बच्चा कहा कि शांति नाम की गर्ल्स थी, हमारे जिंदगी में आकर के वह अशांति बना करके चली गई। नाम शांति था लेकिन जिंदगी को अशांत कर दी, अशांति बना के चली गई, ठीक है। तो अशांति फैलाने पर, अशांति फैलाने पर मीडिएटर, मीडिएटर रखने की बात कही गई है, मीडिएटर रखने की बात कही गई है। समझ में आई कि यदि अशांति फैलता है देश में तो क्या कर सकता है भारत? चाहे जो भी देश हो, मीडिएटर क्या कर सकता है? रख सकता है। भारतीय संविधान को पढ़ा रहे तो इसीलिए हम भारत बोले हैं। तो अशांति फैलने पर मीडिएटर रखने की बात
कही गई है 51। यह आपका भाग 4 खत्म हो जाता है। अब भाग 4 का ए आ जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर संविधान का 42वां संशोधन 1976 में करके इस 4A को क्या किया गया, जोड़ा गया। तो हेडिंग लगा लीजिए भाग 4 का क या ए, जिसको जो लगाना है लगाइए यहाँ पे, इसको मिटा दे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बात को समझते चलिएगा। हेडिंग लगा लीजिए भाग 4 क, 4 खत्म हो गया, अब 4 का ए बताना है। तब आ जाएगा भाग 5, जो कल की क्लास में कराएंगे। कल की क्लास में भाग 5 कराएंगे। जहां पे समय देना है वहां पे तो समय देंगे ही। भाग 5 संघ सरकार सबसे बड़ा इसी में है जी, सबसे बड़ा भाग 5 ही है। 100 आर्टिकल है, 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक बात होगी कल। तो एक दिन में उतना थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो भाग 4 ऐसे लिखना और क बगल में, भाग 4 का क लिखे या भाग 4 का ए लिखे, बात बराबर है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है भाग 3 में। और यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात है। संविधान का 42वां संशोधन 1976 में करके सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर यह जोड़ा गया। तो लिख लीजिए, पूछ देता है, कुछो पूछता है, इसलिए पूरा पढ़ करके रखेंगे, बात खत्म। तो भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है भाग 4 का क में। जबकि भाग 3 में क्या है, ध्यान से सुनो, मौलिक अधिकार है और यहां मौलिक कर्तव्य है। तो लिख लो मौलिक कर्तव्य। संविधान का 42वां संशोधन, संविधान का 42वां संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, संविधान का 42वां संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ी गई। क्या की गई, जोड़ी गई। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 था, लेकिन वर्तमान में जो है आपका क्या है, तो वर्तमान में यह आपका 10 है। ठीक है, वर्तमान में 10 है और 86वां संशोधन 2002 में करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो अब मौलिक अधिकार जो है ना वह 11 हो गए। लिखेंगे, सब बात लिखेंगे, ध्यान से समझते चलो। पहले लिखो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान से, तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता की बात कही गई है। दोहरी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 यह कहता है, बताए थे ना कि मनोज जी है क्या करते हैं, रसिया जाते हैं और रसिया जाने पर उनको रसियन क्या आ जाता है, पसंद आ जाती है, और वहां विवाह मनोज जी कर लेते और वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। तो आर्टिकल 9 के तहत मनोज जी की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत में जो नागरिकता है वह ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान में लिखा गया है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद ही है। ठीक है, तो चलिए, वाइमर संविधान जर्मनी के संविधान को कहा जाता है। लिखना है तो लिख लीजिए, यह सब सवाल पूछता है। एक जो है ना, जो आपका मिक्स है ना पॉलिटी, उसको बता देंगे एक जब खत्म हो जाएगा क्लास में। रिवीजन कराएंगे 3-4 क्लास में, पूरा का पूरा पॉलिटी याद करा देंगे। पहले समझिए, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला बात क्या करना है, तो अगला बात लिखनी है और क्या करना है। मूल संविधान तो शुरुआत में, ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शून्य था। शून्य बोले तो 0 था, शून्य था। जबकि 42वां संशोधन इंपॉर्टेंट है, जबकि 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया।
10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, यही सब इंपॉर्टेंट है जी। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया। और 11वां कर्तव्य कौन था तो लिख लो, 11वां कर्तव्य शिक्षा का अधिकार। 11वां कर्तव्य क्या है? शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार लिख लो, शिक्षा का अधिकार। अर्थात इसमें क्या कहा गया है तो सुनो, शिक्षा का अधिकार इसमें कहा गया है। 11वां कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है, पहला और लास्ट वाला जरूर पूछता है, तो इसलिए ध्यान से लिखते चलिए। मार्कर मैं तब तक चेंज कर लेता हूं। 11वां कर्तव्य शिक्षा का अधिकार, सुनो ऐसे शिक्षा का अधिकार मैं यहां लिख देता हूं और आप भी वहां करके अंडरलाइन लिख लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार में सुनो क्या कहा गया है। इसमें गार्जियन बोले तो माता पिता, अभिभावक, इसमें अभिभावक का दायित्व बनता है कि बच्चों को 6 से 14 साल, 6 से 14 वर्ष, ठीक है, कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे। अब ऐसा नहीं कि माता पिता जो है ना अपने बच्चे को कहेंगे 6 से 14 साल के बच्चा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आयु के हैं तो कहेंगे नहीं माता पिता ना कि जाओ तुम कमा करके लाओ, किसी तरह से पैसा तुम लाओ। समझ में आई बात? तो अभी देखोगे ना कि टेम्पू चलाने वाला करता क्या है ना, वह बेचारा 10 साल 12 साल का लड़का है, टेम्पू चलाना स्टार्ट कर देता है और उसी के गार्जियन कहते हैं कि हमारे बाबू जो है ना अब कमाना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन संविधान कड़ी तरह से लागू हो जाएगी, भारतीय संविधान कठोर है, अच्छी बात है, तथा साथ साथ जो है ना यह प्रावधान सजा को कम करने का भी बात कहा गया है। तो कठोर प्लस सरल दोनों है, आसान भी है और कठोर भी है। जिस तरह से यदि कठोर लागू हो गया बात ना, उस दिन संविधान यदि अच्छा तरीका से देश में लागू हो गई, लागू तो है ही लेकिन अच्छा तरीका से लागू हो गई, उस दिन देश सुधर जाएगा। नेताजी पहले सुधर जाएंगे, लेकिन नेताजी तो खैर अपना संविधान बना रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, होता है। जिस दिन भारतीय लोग शिक्षित हो जाएंगे, जिस दिन भारत शिक्षित हो जाएगा, दीवार ढहेगी, नेताजी का शर्ट फाड़ा जाएगा, ठीक है, दीवार ढहेगी। मैं तय है लिखता हूं कि दीवार जो है ना यह ढहेगी, जंजीर जो है ना ढहेगा, लेकिन समय लगेगी। नेताजी का नेतागिरी समाप्त होगी, एकदम तय है जिस दिन भारतीय शिक्षा हो गए, ठीक है। भारतीय व्यक्ति जो है ना, भारतीय व्यक्ति यदि शिक्षित हो गए तो नेताजी का शर्ट कन्फर्म फाड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बात को। इसमें अभिभावक का दायित्व बनता है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। 11वां कर्तव्य शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा गया जी, लिख लीजिए 2002 में जोड़ा गया, लिखे कहीं यहाँ पर लिखे तो हैं, 2002 में यह क्या किया गया? जोड़ा गया। और नोट में बात एक करके लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। अर्थात यह बेचारे नहीं कराएंगे शिक्षा की व्यवस्था तो ऐसा थोड़ी है कि इनको मिल जाएगी दंड, ठीक है, इनको दंड नहीं मिलेगी। मौलिक कर्तव्य में का पालन नहीं करने पर कोई दंड की भागी नहीं है। तो लिख लो, मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, ठीक है, कोई दंड का क्या है? प्रावधान नहीं है। समझ में आई? ऐसा नहीं कि मौलिक कर्तव्य, हाँ मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तब दंड का प्रावधान बन जाएगा जी। मौलिक कर्तव्य के लिए यह बात नहीं लिखी गई है, मिटा दें। चलिए उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखाना है कि 11 कर्तव्य में पहला क्या कहता है, थोड़ा सा की बात है, उसके बाद खत्म हो गया आपका भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 जो है आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। कुछ लिख लो। पहला कर्तव्य, फर्स्ट कर्तव्य क्या कहा गया है? तो फर्स्ट कर्तव्य कहा गया है कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय नारा, यह सब का क्या है? आप पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। तो लिख लो, संविधान का पालन करेंगे, संविधान का
पालन करेंगे। हमरा तो लगता है ना कि मौलिक कर्तव्य जो है ना कोई दंड का भागी नहीं है यदि पालन नहीं करता है तो, इसीलिए नेताजी पालने नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी होता है नेता को संविधान पढ़ना, और मैक्सिमम नेता तो संविधान पढ़े नहीं है, अंगूठा छाप है। ठीक है, तो संविधान का पालन करने की बात कही गई है, संविधान का पालन करने की बात कही गई है, संविधान का पालन करने की बात तथा राष्ट्रीय गान को पालन करने की बात है, पहला कर्तव्य में, और 11वां कर्तव्य की बात है। पर्यावरण को शुद्ध रखना, यह सब बात कहा गया है। प्रदूषण आप नहीं फैला सकते हैं। ठीक है, यह सब बात जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। तो यह जो था मौलिक कर्तव्य 11 वो है, यह बात याद रखिएगा। पूरा 11 वो थोड़ी पूछता है। तो पहला और लास्ट वाला हम क्या किए बता दिए। एक नोट में बात लिखना है तो लिख लो, मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रीय गीत की चर्चा नहीं है। तो लिख लीजिए, मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत जबकि गान है जी, राष्ट्रीय गीत की चर्चा कोई गीत और गान एक के समझता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये आप सुने हैं ना, जनगण तो आता ही होगा आपको। मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत की चर्चा नहीं है, और यह क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका भाग संख्या 4 समाप्त हो जाता है। बोलिए कहाँ पे समझ में नहीं आई। ठीक है, कहाँ पे समझ में नहीं आया, भाग संख्या 4 जो है आपका क्या हो गया, यह समाप्त हो गई। अब कल की क्लास में क्या करेंगे, भाग 5 को देखेंगे। यदि बीच में लाइन कट जाए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे भी खेद है, दुख है, तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। ठीक है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता हूं लाइन वाला को, मैं पढ़ाने के अलावा और क्या कर सकता हूं, आप ही बताइए। तो उसके लिए खेद है। ठीक है, अच्छा से पढ़िए, क्लास अच्छा से लीजिए, जम करके पढ़ाई करिए। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो मंजिल की उसकी औकात दिखानी है तो मेहनत तो मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे दोस्त करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, पत्थर को भी मूर्ति बनने के लिए उसको क्या होता है, घिसना होता है। इसी तरह से आपको भी मूर्ति बनने के लिए, समाज में ऊंचे स्थान प्राप्त करने के लिए घिसना तो पड़ेगा ही, और जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा, और जो नहीं घिसेगा वह नहीं चमकेगा। इतिहास गवाह है कि वह व्यक्ति कभी ऊपर नहीं जाता है जिसके पैरों में ठेस नहीं लगती है। यदि ठेस लगेगा तभी आप ऊपर जाइएगा। यह बात तो आप भी मानते हैं, समझ में आई बात। क्योंकि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में दम तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, और बोल किस्मत को है तुम में दम तो मिटा के दिखा। तो खैर शायरी थोड़ी बताने आए हैं और शायरी सुनाने थोड़ी आए हैं, आपको पॉलिटी पढ़ाने आया हूँ। पॉलिटी अच्छा से पढ़िए, जीके जीएस की गारंटी है कि हमारे साथ 90 दिन बना रहिए। मैं रेगुलर क्लास लूँगा, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो या दशहरा हो, यहाँ पर हम खड़ा मिलेंगे, हरदम मिलेंगे। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा। यदि जीके जीएस की प्रॉब्लम दूर करनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन तो दिन पर दिन क्या होते जा रही है, टफ होते जा रही है, और बिना पढ़ाई का कुछ भी संभव नहीं है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है, अर्थात उसकी दशा बता दे, उसकी दशा जो है ना पशु के समान होती है। जिस तरह से पशु है, अशिक्षित व्यक्ति का भी दशा जो है ना कुछ उसी तरह से होता है। जितना सारे बड़े व्यक्ति ले लीजिए या छोटे स्तर के व्यक्ति लीजिए, जो भी व्यक्ति ले लीजिए, केवल और केवल उनका क्या रहता है, फोकस पे रहती है बात की शिक्षा, केवल फोकस रहता है शिक्षा पर। तो आखिरकार क्यों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, क्योंकि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और मैं यह गारंटी देता हूं कि जो अच्छा से पढ़ लेगा, मैं मार्कर ले करके बोल रहा हूं ना कि किसी के बाप से भी नहीं डरेगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है ना वह अकड़ दिखाना नहीं बताती है, लेकिन शिक्षा यह भी नहीं बताती है कि जहां गलत है तो आप झुक जाइए। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ना है, फर्स्ट फॉलो द रूल एंड गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। पहले पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, फिर उसके बाद में ऊंचे स्थान को क्या करना है, ऊंचे स्थान को लेना है। उसके बाद में जो है ना जो गलत है
उसको क्या कहना है, गलत कहना है। नहीं तो ऐसे अभी गलत कहेंगे ना तब तो दिक्कत हो जाएगी। नेताजी के सबसे दुख की बात यही है कि जो भारतीय जनता हो ना वह पढ़ाई की बात नहीं करके मुद्दे वोट की बात करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल और केवल हम लोग को पढ़ना है, केवल और केवल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बात खत्म। तो हम लोग को क्या मतलब, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, संघ सरकार की बात करेंगे। और संघ सरकार जो है सबसे बड़ा है आपका, अनुच्छेद उसमें 100 गो है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।